गवर्नमेंट काउंसिल इकाई निर्देशन अर्थ सिद्ध करना सब समस्या एवं विषय क्षेत्र निर्देशन व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत सामूहिक निर्देशन। निर्देशन के प्रकार शैक्षिक, व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत सामूहिक निर्देशन। निर्देशन में शिक्षक की भूमिका एवं निर्देशन तथा पाठ्यक्रम। निर्देशन के अभिकरण राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर। विशिष्ट बालकों की समस्याएं एवं आवश्यकताएं। विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों की सहायता में शिक्षक की भूमिका। प्रतिभाशाली एवं सृजनात्मक बालकों का निर्देशन। विशिष्ट बालकों की समस्याएं एवं अवधारणा आवश्यकताएं। विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों की सहायता में शिक्षक की भूमिका। प्रतिभाशाली एवं सृजनात्मक बालकों का निर्देशन। समूह निर्देश अर्थ प्रत्यक्ष परिभाषा सिद्धांत। समूह निर्देशन अर्थ प्रत्यय परिभाषा सिद्धांत। समूह निर्देश प्रक्रिया एवं तकनीक। परामर्श की प्रक्रिया अवधारणाएं। परामर्श के सिद्धांत। परामर्श उपागम निर्देशित एवं समन्वित। समूह परामर्श बनाम व्यक्तिगत परामर्श। समूह परामर्श बनाम व्यक्तिगत परामर्श। एक समूह परामर्श बनाम व्यक्तिगत परामर्श। एक अच्छे परामर्श की विशेषताएं। समायोजन हेतु परामर्श। शिक्षक विभिन्न स्तर पर सूचना यथास्थिति परिचय स्थापना एवं अनुवर्तन सेवाएं तथा निर्देशन। कार्यक्रम मूल्यांकन। अच्छे परामर्श के गुण, भूमिका एवं जिम्मेदारियां। निर्देशन के उपकरण एवं प्रविधियां तथा निर्देशन एवं परामर्श में परीक्षण का उपयोग। बुद्धि, अभिक्षमता, सृजनात्मकता, रुचि, व्यक्तित्व के परीक्षण, परीक्षणों का प्रशासन, आंकने एवं प्राप्तांकों का विवेचन। निर्देशन कार्यक्रम का संगठन। शिक्षा के विभिन्न स्तर पर निर्देशन सेवा का आयोजन। समायोजन के मनोवैज्ञानिक आधार। समायोजन में अभिप्रेरणा और प्रत्यक्षीकरण की भूमिका। मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की अवधारणा एवं अर्थ। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के सिद्धांत तथा प्रभावशाली समायोजन। मानसिक स्वास्थ्य व स्वान्वित व्यक्तित्व विकास हेतु उसके फिर अनुप्रयोग। समायोजन प्रक्रिया एवं उसकी विशेषताएं। कुंठा, अंतर्द्वंद और उनके समाधान। कुसमायोजन के कारण एवं लक्षण। निर्देशन अर्थ सिद्धांत अवधारणा समस्या एवं विषय।
क्षेत्र। प्रस्तावना, उद्देश्य, निर्देशन का अर्थ, निर्देशन की परिभाषा, निर्देशन के सिद्धांत, निर्देशन की अवधारणा, निर्देशन के विचारणीय विषय एवं समस्याएं, निर्देशन की आवश्यकता एवं महत्व, निर्देशन का विषय क्षेत्र, निर्देशन की उपयोगिता, सारांश, अभ्यास प्रश्नों के उत्तर, संदर्भ ग्रंथ, निबंधात्मक प्रश्न। प्रस्तावना, मनुष्य के भीतर एक ऐसी क्षमता विद्यमान है जिससे वह दूसरों से परामर्श एवं निर्देश ले सकता है और दूसरों को परामर्श एवं निर्देशन प्रदान कर सकता है। वह अपने सामान्य एवं मनुष्य के भीतर एक ऐसी क्षमता विद्यमान है जिससे वह दूसरों से परामर्श एवं निर्देश ले सकता है और दूसरों को परामर्श एवं निर्देश प्रदान कर सकता है। वह अपने सामान्य एवं संकट के विलक्षण क्षणों में एक दूसरे की मदद करने के लिए अभिप्रेषित निर्देशन देता है, जिससे उसकी व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन धारा निर्बाध रूप से चलती रहती है। निर्देशन अर्थात दिशा दिखाने की प्रवृत्ति हर सामाजिक व्यवस्था में किसी न किसी रूप में कार्यशील रहती है। इसका वर्तमान स्वरूप 20वीं शताब्दी की देन है। वैसे तो निर्देशन का अर्थ बताने के लिए विभिन्न मत देखने को मिलते हैं, फिर भी निर्देशन को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ विशेष प्रकार के निर्देश कर्मियों से व्यक्ति को उसकी समस्या तक निकल बिंदुओं से निकलने में सहायता मिलती है। निर्देशन एवं परामर्श, अपेक्षित राय एवं सहायता प्रदान की जाती है। निर्देशन एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति को अपने आप को समझ पाने, अपनी योग्यताओं तथा सीमाओं के अंतर्निहित सामर्थ्य को समझने एवं उसी स्तर के कार्यकलापों को करने में सक्षम बनाता है। निर्देशन प्रत्येक अवस्था की समस्याओं के समाधान में सहायक सिद्ध होने के अतिरिक्त आगामी समस्याओं की पूर्व तैयारी में भी विशेष सहायक होता है। निर्देशन किसी व्यक्ति की आयु या अवस्था से बंधा हुआ नहीं होता, ये जीवन पर्यंत विद्यमान रहने वाली आवश्यकता है। निर्देशन बच्चों, किशोर, प्रौढ़ों और वृद्धों सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। निर्देशन की प्रक्रिया के अंतर्गत निर्देश प्राप्त करने वाले व्यक्ति में निहित विशेषता को तथा शैक्षिक, व्यावहारिक एवं व्यक्तिगत क्षेत्र से संबंधित जानकारी का समन्वय अध्ययन आवश्यक है। कुछ विद्वान निर्देशन और शिक्षा दोनों को ही एक दूसरे के पूरक मानते हैं। निर्देशन का महत्व मानव जीवन की प्रत्येक क्षेत्र में होता है। शिक्षा, व्यक्तिगत समस्याएं, व्यावसायिक, स्वास्थ्य, विकास की प्रक्रिया एवं चिकित्सा के ये विभिन्न क्षेत्र हैं। इन सभी क्षेत्रों में निर्देशन की विशेष आवश्यकता होती है। निर्देशन का व्यक्ति के जीवन में महत्व अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। जैसा ऊपर वर्णन किया जा चुका है कि जीवन के अनेक क्षेत्रों में आज इसकी उपयोगिता बढ़ जा रही है, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र। व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप निर्देशन का अर्थ जान सकेंगे, निर्देशन को परिभाषित कर सकेंगे, निर्देशन के विभिन्न सिद्धांतों से अवगत हो सकेंगे, निर्देशन की अवधारणा से परिचित हो सकेंगे, जान सकेंगे कि भारतवर्ष में निर्देशन सेवाओं के क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं हैं, निर्देशन की आवश्यकता एवं महत्व से परिचित हो सकेंगे, जान सकेंगे कि हमारे जीवन में निर्देशन कार्य की क्या उपयोगिता है। निर्देशन का अर्थ, मीनिंग ऑफ गाइडेंस। अर्थ, मानव इस संसार में ईश्वर की श्रेष्ठतम कृति है, क्योंकि इसके पास भाषा, बुद्धि, विवेक आदि अनेक गुण हैं। भाषा, बुद्धि, विवेक
लेकिन वह अपना विकास केवल अपनी बुद्धि और विवेक द्वारा ही नहीं कर सकता। इसके लिए उसे दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। जब मानव विकास पथ पर अग्रसर होने के लिए दूसरे के अनुभव, बुद्धि और विवेक का सहारा लेता है, तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की गई सहायता निर्देशन कहलाती है। निर्देशन अमूर्त संकल्पना है। निर्देशन वस्तुतः पथ प्रदर्शन है। जैसे कोई व्यक्ति निर्देशन में परामर्श चौराहे पर खड़ा है, वह चलना चाहता है तथा यह भी जानता है कि इन चारों रास्तों में से कोई एक रास्ता उसके गंतव्य तक जाता है, लेकिन कौन सा वह यह नहीं जानता। तब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसे गंतव्य का रास्ता बताना निर्देशन है। वस्तुतः निर्देशन प्रक्रिया में निर्देशन किसी व्यक्ति के अंदर ज्ञान का विकास नहीं करता, अपितु उस व्यक्ति के अंदर पहले से उपस्थित ज्ञान को एक सही मार्गदर्शन देकर उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाता है। बिना निर्देशन के कोई भी समाज चल ही नहीं सकता। मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी से निर्देशन प्राप्त करता ही रहता है। बाल्यकाल में ही माँ द्वारा बच्चे को उसका हाथ पकड़कर चलना सिखाना, बड़े होने पर उसे नैतिक कहानियाँ सुनाना तथा उसी के द्वारा अपने जीवन की दिशा निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना भी तो एक प्रकार का निर्देशन ही है। निर्देशन की परिभाषाएं। डेफिनेशन ऑफ गाइडेंस। निर्देशन के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। चाई स्वामी के अनुसार निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति में नीति, सजीव तथा क्रियात्मक शक्तियों का विकास करना है, जिसकी सहायता से वह जीवन की समस्याओं को सुगमता तथा सरलतापूर्वक जीवन पर्यंत हल करने योग्य बनाता है। एमेरिट स्ट्रेप्स के अनुसार निर्देशन सहायता प्रदान करने की एक ऐसी प्रवाहित क्रिया है जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक दृष्टि से हितकारी क्षमताओं का विकास अधिकतम रूप से व्यक्ति में करती है। डेविड डी टीडरमैन। निर्देशन का लक्ष्य लोगों को उद्देश्यपूर्ण बनने में, न कि केवल उद्देश्यपूर्ण क्रिया में सहायता देना है। स्ट्रेप्स तथा बालक्विस्ट ने सभी परिभाषाओं का सार इस प्रकार प्रस्तुत किया है। निर्देशन व्यक्ति के अपने लिए तथा समाज के लिए अधिकतम लाभदायक दिशा में उसकी संभावित अधिकतम क्षमता तक विकास में सहायता प्रदान करने वाला एवं निरंतर चलने वाला प्रक्रम। गुड के अनुसार निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोण एवं उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील आपसी संबंधों का एक प्रक्रम है। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर निर्देशन की एक सर्वमान्य परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हुए दूसरे व्यक्ति को उस उन्नत पथ पर अग्रसर करता है जिसकी क्षमताएं उसमें पहले से ही विद्वान है, किंतु वह स्वयं विवेक से अपनी क्षमता को सही दिशा देने में असमर्थ है। निर्देशन एवं परामर्श। केवल मानव ही नहीं अपितु जीव जगत के समस्त पशु, पक्षी और कीट पतंगे अपने अंग्रेजों के दिशा निर्देशन में काम करते हैं। अंग्रेजों निर्देशन को परिभाषित करते समय हमारे समक्ष जीव जगत की अनेक गतिविधियां चलचित्र की भांति घूम जाती हैं और हम जीवन के प्रत्येक कदम पर निर्देशन की प्रक्रिया को घटित होते हुए देखते हैं। झुंड के बीच में सुरक्षित घूमता हुआ हाथी का छोटा सा बच्चा जो अनायास ही अपने
परिवार के साथ नई नीति की तेज धारा में उतर जाता है। वह अपने पूर्वजों के निर्देशन और सहायता के परिणामस्वरूप ही इस गुरुतर कार्य को संपन्न कर पाता है। यदि अपने आसपास किसी चिड़िया के बच्चे को घोंसले में से गिरते हुए देखा हो, जिसके पंख अभी अभी निकले हैं, तो यह निर्देशन की ही प्रक्रिया का आरंभ है। चिड़िया का वह बच्चा अपने घोंसले से अनायास नहीं गिरा है, बल्कि उड़ने का प्रशिक्षण देने के लिए चिड़िया माँ ने उसे प्रयास गिराया है। प्रशिक्षण की इस प्रक्रिया में निर्देशन सम्मिलित है। यह निर्देशन किसी भटके हुए शाही को रास्ता दिखाने जैसा है। मान लीजिए आप किसी अपरिचित नगर में अपने मित्र के घर जाने के लिए अनजान सड़क पर खड़े हैं। वहाँ से पूछते पूछते आप अपेक्षित गली के अंतिम चौराहे पर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर आप अपने मित्र का घर नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तभी सामने से आ रहे एक व्यक्ति से आप अपने मित्र राघवेंद्र का नाम बताकर उसका आवाज़ पूछते हैं और वह संकेत द्वारा आपको आप मित्र राघवेंद्र के आवास की वास्तविक स्थिति से अवगत कराता है। आप अपने गंतव्य तक जिस सहयोग की प्रक्रिया से गुजरे, वह प्रक्रिया निर्देशन है। निर्देशन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। निर्देशन की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया गलत दिशा में जाने की स्थिति में किसी भी व्यक्ति का जीवन नष्ट कर सकती है। विविधताओं वाले भारत देश में यूं तो कोई भी व्यक्ति स्वयं को निर्देश कार्य के योग्य समझता है। आप सामने बैठे व्यक्ति को जैसे ही अपनी समस्या बताते हैं, आपको निर्देशन प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। किंतु बिना सोच विचार के दिया गया निर्देशन कितना घातक हो सकता है, इसकी कल्पना भी किया गया है। अतः निर्देशन की प्रक्रिया को आरंभ करने से पूर्व हमें इसका सिद्धांत समझने होंगे। निर्देशन की प्रक्रिया हेतु भारत सहित विश्व के अनेक देशों में शोध होते रहते हैं। क्रो एंड क्रो, टसेले, जोन्स आदि विद्वानों द्वारा बताए गए निर्देशन के सिद्धांतों को तो व्यापक मान्यता भी मिली है। यहाँ हम भारतीय परिवेश में निर्देशन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्देशन के कतिपय महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्धारित करेंगे। इसमें से अनेक सिद्धांत पश्चिमी विद्वानों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों से मिलते जुलते भी हो सकते हैं। निर्देशन एवं परामर्श। अनेक विद्वानों द्वारा प्रतिपादित निर्देशन के सिद्धांतों का अध्ययन करने के बाद लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय परिवेश में निर्देशन के अग्रंकित सिद्धांत हो सकते हैं। ज्ञान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज। ज्ञान का सिद्धांत। निर्देशक चाहे कोई भी हो, किंतु उसे निर्देशन कार्य आरंभ करने से पूर्व निर्देशन प्रक्रिया का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। ज्ञान के अभाव में निर्देशक गलत निर्देशन दे बैठता है, जिसका परिणाम कभी कभी बहुत भयंकर भी हो सकता है। सार्वभौमिकता का सिद्धांत। निर्देशन प्रक्रिया आरंभ करने से पूर्व निर्देशक को यह जान लेना चाहिए कि यह प्रक्रिया सार्वभौमिक है, अर्थात निर्देशन की प्रक्रिया सदैव एवं सर्वत्र चलती रहती है। आजीवन चलने वाली इस प्रक्रिया को कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, आयु, लिंग एवं स्वभाव आदि का विभेद किए बिना प्राप्त कर सकता है। केवल कुछ समायोजित या असमायोजित व्यक्ति ही नहीं, निरंतर आजीवन चलने वाली इस प्रक्रिया कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, आयु, लिंग, स्वभाव आदि का विभेद प्राप्त कर सकता है।
केवल कुछ समायोजित या असमायोजित व्यक्ति नहीं। निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत किसी समस्या विशेष के समाधान के लिए एक बार निर्देशन देने पर से निर्देशक का कार्य समाप्त नहीं हो सकता। उपबोध्य निर्देशन प्राप्त करने वाला को समस्या के समाधान के लिए जिन परिस्थितियों में निर्देशन प्राप्त हुआ था बहुत संभव है कि भविष्य में उसे नवीन परिस्थितियों का सामना करना पड़े और पुनः निर्देशक की आवश्यकता पड़े। इतना ही नहीं, नवीन क्षेत्र में भी उपबोध्य को निर्देशक की बार बार आवश्यकता अनुभव होती है। अतः यहाँ हम यह कह सकते हैं कि निर्देशन की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सामाजिकता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सोशियलिटी। सामाजिकता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सोशलिटी। निर्देशन कार्य। सामाजिकता का सिद्धांत। सामाजिकता का सिद्धांत। सामाजिकता का सिद्धांत। सामाजिकता का सिद्धांत। सामाजिकता का सिद्धांत निर्देशन कार्य महत्वपूर्ण और कठिन कार्य है। यह कार्य करते समय निर्देशक को ध्यान रखना चाहिए कि निर्देशन का प्रभाव केवल प्राप्तकर्ता पर ही नहीं पड़ता। और कठिन कार्य है। ये कार्य करते समय निर्देशक को ध्यान रखना चाहिए कि निर्देशन का प्रभाव केवल प्राप्तकर्ता पर ही नहीं पड़ता, नहीं तो इस प्रक्रिया के परिणामों का पूरा कार्य समाज भोगता है। चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः उस पर समाज की तथा समाज पर उसकी गतिविधियों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अतः निर्देशक को केवल उन्हीं कार्यों के लिए निर्देशन देना चाहिए जो व्यक्ति की क्षमताओं में विकास करने के साथ साथ समाज के उत्थान में भी सहायक हो। दूसरे शब्दों में, समाज के लिए घातक कार्यों का निर्देशन नहीं किया जाना चाहिए। नैतिकता का सिद्धांत। नैतिकता का सिद्धांत। नैतिकता का सिद्धांत। नैतिकता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी। निर्देशक कार्य करते समय सामाजिकता के साथ निर्देशक को नैतिकता का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। समाज में अनेक कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें सामाजिक होते हुए भी नैतिक नहीं कहा जा सकता। अतः निर्देशक को निर्देशन प्रक्रिया में नैतिकता का कूट आवश्यक भी बना कर रखना चाहिए। विश्लेषण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस। निर्देशन कार्य करने से पूर्व निर्देशक को परिस्थिति और समस्या का समग्र विश्लेषण कर लेना चाहिए। अनेक बार परिस्थिति उत्पन्न होती है जिससे निर्देशक को उपबोध्य के द्वारा उन परिस्थितियों और व्यवहार का वास्तविकता प्रदान नहीं कराया जा सकता जिनके लिए उसे निर्देशन की आवश्यकता है। परिस्थिति और व्यवहार के विश्लेषण द्वारा निर्देशक वास्तविक परिस्थितियों का सही आकलन कर सकता है। वैज्ञानिकता का सिद्धांत। 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 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मेथड। निर्देशन कार्य से परिस्थितियों और गतिविधियों का विश्लेषण करने के लिए निर्देशक को
आंकड़ों का एकत्रीकरण करने से पूर्व लेकर मूल्यांकन साक्षात्कार तक वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को ही अपनाना चाहिए, अन्यथा विश्लेषण के परिणामों में भारी अंतर आ सकता है। सकारात्मकता का सिद्धांत। 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 पॉजिटिविटी। सकारात्मकता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिविटी। निर्देशक परिस्थिति विशेष में उपबोध्य का भाग होता है। कभी कभी वह समाज और परिस्थितियों से इतना प्रताड़ित हो चुका होता है कि उसकी सोचने समझने की क्षमता कुंठित हो जाती है। इन स्थितियों में वह अपने निर्देशक की कोई भी बात बिना सोच विचार के मानने को तैयार होता है। अतः निर्देशक का यह दायित्व बनता है कि वह अपने उपबोध्य को सदैव सकारात्मक निर्देशक ही दे और समाज में उसके समायोजन का प्रयास करे, न कि असमायोजन का। आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। निर्देशक कार्य करते समय निर्देशक को यह प्रयास करना चाहिए कि उसका उपबोध्य निर्देशक पर कम से कम निर्भर रहे। इसके लिए निर्देशक को अपने उपबोध्य में ज्ञान एवं विवेक दोनों का विकास करना होगा, साथ उसके आत्मविश्वास को भी बढ़ाना होगा। स्वतंत्रता का सिद्धांत। निर्देशक कभी कभी उपबोध्य पर अपने निर्णय थोपने लगता है तथा उसके निर्णय न माने जाने की दिशा में उपबोध्य के प्रति अन्यमनस्क हो जाता है, किंतु अच्छे निर्देशक का कार्य अपने उपबोध्य को केवल सर्वश्रेष्ठ निर्देशन देना है, उस पर अपने निर्णय थोपना नहीं है। अतः निर्देश प्राप्त करने के पश्चात उसको पूरी तरह रूप से मानने या न मानने की स्वतंत्रता उपबोध्य के पास होनी चाहिए। लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलेपन का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। निर्देशन कार्य में निर्देशक को सदैव लचीला रूप अपनाना चाहिए, क्योंकि निर्देशक एक सामाजिक प्रक्रिया है और समाज की परिस्थितियाँ निरंतर बदलती रहती हैं। अतः निर्देशक को किसी भी प्रकार से एक ही निष्कर्ष पर न रुककर सदैव लचीलेपन के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। व्यक्तिगत महत्व एवं समानता का सिद्धांत। व्यक्तिगत महत्व एवं समानता का सिद्धांत। निर्देशक के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से महत्वपूर्ण है, चाहे वह असमायोजित या कुसमायोजित अथवा सामान्य व्यक्ति हो। निर्देशक कार्य इसलिए इस आधार पर उपबोध्य में न अंतर करना चाहिए उचित नहीं है। उसके प्रत्येक व्यक्ति को समान और संपूर्ण महत्व देना चाहिए। व्यक्तिगत सिद्धांत का भिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, अतः वह अनिवार्य नहीं है कि एक व्यक्ति को दिया गया निर्देश दूसरे व्यक्ति के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध हो। निर्देशन को चाहिए कि वह व्यक्तिगत सिद्धांत का ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग से निर्देशन कार्य की व्यवस्था करें। संपूर्ण विकास का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ निर्देशक का दायित्व उपबोध्य की समस्या विशेष का समाधान करना ही नहीं, अपितु उसे उपबोध्य के संपूर्ण विकास पर ध्यान देना चाहिए। वास्तव में व्यक्ति की समस्याएं परस्पर अंतर संबंधित होती हैं, इसलिए भी निर्देशक को उपबोध्य के समग्र विकास पर ध्यान देना चाहिए। समन्वय का सिद्धांत। 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 प्रिंसिपल ऑफ
और सामाजिक जटिलताओं एवं भौतिक आवश्यकताओं के बढ़ते हुए भार ने वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति को त्रस्त कर रखा है। अतः सामाजिक कुसमायोजन निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण एक ही व्यक्ति को अनेक निर्देशकों से निर्देशन प्राप्त करने की आवश्यकता अनुभव होती है। ऐसी परिस्थितियों में निर्देशक को परस्पर समन्वय स्थापित कर लेना चाहिए एवं यदि समन्वय हो तो उसमें वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति को मत देना चाहिए। निरपेक्षता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। निर्देशक किसी भी व्यक्ति के जीवन को नहीं राह दिखाने वाला होता है, अतः उसे सदैव निरपेक्ष रहकर निर्देशन देना चाहिए। निर्देशक को अपनी अभिरुचियों, क्षमताओं, विश्वासों तथा पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर उपबोध का प्रदर्शन करना चाहिए। उसके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि यह उपबोध की परिस्थितियों, उसकी रुचियों, क्षमताओं तथा सीमाओं को ध्यान में रखकर उसे संभावित सर्वोत्तम पथ प्रदर्शन दे सके। यदि वह निरपेक्ष नहीं रहेगा तो वह अपने निर्णयों को दूसरों पर आरोपित करेगा, जिससे वह अपने दायित्व मार्ग से पूर्णतः भटक जाएगा। गोपनीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंटियलिटी। निर्देशक को निरपेक्ष होने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह उपबोध की किसी भी गोपनीय सूचना को अन्यथा अभिव्यक्त न करे। उपबोध की व्यक्तिगत सूचनाओं में कोई रुचि न होने पर भी उसे उन सब सूचनाओं को स्वयं तक ही सीमित रखना चाहिए, क्योंकि यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो अपने साथ साथ दूसरे निर्देशकों के लिए भी विश्वसनीयता की समस्या खड़ी कर देगा। समय प्रबंधन का सिद्धांत, उपबोध की पूर्णता अनेक प्रकार की होती हैं। अनेक समस्याएं ऐसी भी होती हैं जिनके लिए यदि उचित समय पर निर्देशन न मिले तो वे समस्याएं गंभीर रूप धारण कर सकती है। अतः निर्देशक को समस्याओं के विश्लेषण आदि में अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहिए तथा उसे यथासंभव शीघ्रतापूर्वक निर्देशन प्रदान करना चाहिए। विशिष्टता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। विविधताओं से भरे इस समाज में समस्याएं भी विविध प्रकार की हैं, अतः कोई एक निर्देशक सभी प्रकार की निर्देशन कार्य कर सके यह कदापि संभव नहीं है। अतः निर्देशक को कार्य विशेष के लिए, जैसे शैक्षिक कार्य, व्यवसायिक कार्य, व्यक्तिगत विशेष के लिए, जैसे बालक, किशोर, वृद्ध आदि व्यक्ति विशेष के लिए, जैसे सामाजिक आदि अलग अलग निर्देशकों की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग। यदि हमने निर्देशन के उपरोक्त सिद्धांतों का गंभीरतापूर्वक पालन किया तो हम पाएंगे कि बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए निर्देशन कार्य कठिन ही नहीं अपितु असंभव है। अतः अपने कार्य में निपुणता पर्यवेक्षण के लिए प्रत्येक निर्देशक को भली-भांति प्रशिक्षित होना चाहिए। निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोणों एवं उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील आपसी संबंधों का एक नाम। निर्देशन को किन्हीं 5 सिद्धांतों के नाम लिखिए। निर्देशन के किन्हीं 5 सिद्धांतों के नाम लिखिए। निर्देशन की गाइडेंस। संसार की श्रेष्ठतम कृति मानव है। भाषा, बुद्धि और विवेक जैसे गुणों से संपन्न मानव जब विकास पथ पर आगे बढ़ता है तो उसे निर्देशन की आवश्यकता होती है। निर्देशन का लक्ष्य लोगों को उद्देश्य पूर्ण
बनाना है। यह किसी भटकी हुई स्याही को रास्ता दिखाने जैसा है। निर्देशन की इस प्रक्रिया को उपयोगी बनाने रखने के लिए हमने पिछले पृष्ठों में इसके सिद्धांतों का अध्ययन किया। अब हम निर्देशन की अवधारणा के विषय में चर्चा करेंगे। विभिन्न भारतीय और पश्चिमी विद्वानों ने अपने मत के अनुसार निर्देशन की अवधारणा निर्मित की है। यहाँ के मत अनुसार निर्देशन निर्देशन की अवधारणा संसार की श्रेष्ठ प्रकृति महावत भाषा बुद्धि और विवेक जैसे गुणों से संपन्न मानव जब विकास पर आगे बढ़ता है तो उसे निर्देशन की आवश्यकता होती है। निर्देशन का लक्ष्य लोगों को उद्देश्य पूर्ण बनाना है। यदि किसी भटके हुए राही को रास्ता दिखाने जैसा है। निर्देशन की इस प्रक्रिया को उपयोगी बनाए रखने के लिए हमने पिछले पृष्ठों में इसके सिद्धांतों का अध्ययन किया। अब हम निर्देशन की अवधारणा के विषय में चर्चा करेंगे। विभिन्न भारतीय एवं पश्चिमी विद्वानों ने अपने मत के अनुसार निर्देशन की अवधारणाएं निर्धारित की हैं। यहाँ लेखक के मत अनुसार निर्देशन की महत्वपूर्ण अवधारणा निम्नवत है। मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति को निर्देशन की आवश्यकता होती है। निर्देशन की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। निर्देशन अधिगम लर्निंग में सहायक होता है। निर्देशन व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। निर्देशन का कार्य उपबोध्य की क्षमताओं का विकास करना है। निर्देशन उपबोध्य की उपलब्धि और प्रगति को बढ़ाता है। निर्देशन के विचारणीय विषय एवं समस्या इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ गाइडेंस। जागरूकता लॉक ऑफ अवेयरनेस लीक ऑफ गवर्नेंस। भारतीय समाज विश्व का सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क रखने के बाद भी अपने भोलेपन और जागरूकता के अभाव के कारण सैकड़ों वर्ष छोटे छोटे देशों का गुलाम रहा है। जागरूकता का यही अभाव उसे आज भी विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा पिछड़ा बनाए हुए है। यह बात निर्देशन के क्षेत्र में सत्य है। पीछे के पृष्ठों में हम यह बात भली भांति समझ चुके हैं कि उचित निर्देशन के बिना व्यक्ति अपने जीवन में क्षमताओं का अपेक्षित विकास नहीं कर सकता और उसकी सफलता का स्तर भी कम हो जाता है। तथापि अधिकांश लोगों समस्याओं से जूझते हुए भी निर्देशन प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते अथवा निर्देशन की सलाह को अपेक्षित महत्व नहीं देते। उपयुक्त प्रशिक्षण का अभाव, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग। समाज में तो निर्देशन के प्रति जागरूकता की कमी है ही साथ ही निर्देशक वर्ग की भी अपने इस महत्वपूर्ण कार्य के प्रति उदासीन नजर आता है, जिसका एक प्रमुख कारण निर्देशन को उपयुक्त प्रशिक्षित मिलना है। आज जितनी संख्या में शिक्षक प्रशिक्षित हो रहे हैं,
यदि उसका 10% भी निदेशकों को प्रशिक्षित किया गया होता तो हमें प्रशिक्षित निदेशन की कमी का सामना न कर रहे होते। कुशल निदेशकों का अभाव, लैक ऑफ एक्सपर्ट गाइडेंस। प्रशिक्षण की कमी के कारण विद्यालय में तथा स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले व कुशल निदेशकों का अभाव उत्पन्न हो गया है। आज विद्यालय में या तो निदेशक की नियुक्ति ही नहीं की गई और यदि कहीं नियुक्ति की भी गई तो उसमें बहुत कम निदेशक ऐसे हैं जो अपने कार्य को दक्षतापूर्वक संपन्न कर पाते हैं। इसके अनेक कारणों में से कुछ कारण इस प्रकार हैं, जैसे कि प्रशिक्षण का न होना, निदेशक की निर्देशन कार्य में रुचि न होना, निदेशक पर कार्यभार की अधिकता, निदेशक की व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याएं आदि। तीव्रता से बदलती सामाजिक परिस्थितियाँ, rapidly changing social scenario। विश्व के अनेक राष्ट्र आज बहुत तेजी से एक दूसरे के निकट आ रहे हैं, जिसके कारण हम दूसरों की संस्कृति और सभ्यता की ओर तेजी से आकर्षित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप सामाजिक परिस्थितियों का चक्र तेजी से घूम जाता है। एक प्रकार की सामाजिक परिस्थिति में निर्देशन प्राप्त करके व्यक्ति जब उसको बदलती हुई परिस्थिति में प्रयोग करता है तो सफलता की संभावनाएं कम हो जाती हैं और इसका दोष निर्देशन कार्य पर मढ़ दिया जाता है। निरंतर बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग कंपटीशन। वैश्वीकरण ने हमारे समक्ष विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न कर दी हैं। एक ओर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अवसरों की भरमार हुई है, तो दूसरी ओर पारस्परिक प्रतिस्पर्धा ने भी अपने पांव तेजी से पसारे हैं। बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के इस युग में व्यक्ति अनुपयुक्त साधनों का भी प्रयोग करने लगता है। ऐसी परिस्थिति में उचित प्रकार से दिया गया निर्देश भी काम नहीं आता। व्यक्ति सापेक्षता, सब्जेक्टिविटी, निर्देशन प्रक्रिया के अंतर्गत निर्देशन को वस्तुनिष्ठता का पूरा ध्यान रखना चाहिए, किंतु मानव की स्वभाव है व्यक्तिगत विशेषताओं का निर्देशक में व्यक्ति सापेक्षता आ जाती है, जो निर्देशक कार्य की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। दूसरे शब्दों में, निर्देशक कार्य करते समय व्यक्ति के स्वभाव, प्रक्रिया आदि के प्रभाव में आकर निर्देशक दो अलग अलग प्रकार के निर्देश देने लगता है, जो उस निर्देशन के सिद्धांत के विरुद्ध है। व्यक्ति सापेक्षता, पूर्वाग्रहों से ग्रसित होना, प्रेजुडिकेशन। निर्देशन कार्य की प्रक्रिया में कभी कभी निर्देशक उपभोक्ता की रुचि, योग्यता, क्षमता आदि के विषय में अपनी कुछ पूर्व धारणाएं बना लेता है तथा उसकी यह अवधारणा निर्देशन प्रक्रिया को प्रभावित करती है। कभी कभी इन पूर्वाग्रहों के कारण निर्देशक की प्रक्रिया समुचित प्रकार से पूर्ण नहीं हो पाती तथा कभी कभी उसके घातक परिणाम भी हो सकते हैं। व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से ग्रसित होना।
निर्देशन कार्य की प्रक्रिया में कभी कभी निर्देशक उपभोक्ता की रुचि, योग्यता, क्षमता आदि के विषय में अपनी कुछ पूर्व धारणाएं बना लेता है तथा उसकी ये धारणाएं निर्देशन प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। कभी कभी इन पूर्वाग्रहों के कारण निर्देशक की प्रक्रिया समुचित प्रकार से पूर्ण नहीं हो पाती तथा कभी कभी इसमें घातक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। व्यक्तिगत विचारधारा। प्रत्येक व्यक्ति का अपना जीवन दर्शन होता है और वह समाज, परिस्थितियों, व्यक्ति व्यवस्थाओं एवं घटनाओं को अपने इसी दृष्टिकोण से देखता है। जब कभी निर्देशक और उपभोक्ता जो विपरीत जीवन दर्शन को मानने वाले होते हैं, तब निर्देशक की प्रक्रिया बहुत कठिनाई से पूर्ण हो पाती है। इसी प्रकार निर्देशक के व्यक्तिगत जीवन दर्शन का प्रभाव उसके निर्देशन कार्य पर पड़ता है, जो उपभोक्ता के लिए सदैव उपयोगी हो ये जरूरी नहीं। प्रोत्साहन का अभाव, लैक ऑफ मोनेटाइजेशन। निर्देशन प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए निर्देशक का अत्यधिक अभाव होने के कारण के बाद भी निर्देशक कार्य को किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। न तो निर्देशक के पास उनकी उपभोक्ता की सफलता का श्रेय होता है और न ही कोई अन्य लाभ। विद्यालय में निर्देशक कार्य करने वाले शिक्षकों को यह कार्य अतिरिक्त कार्य के रूप में दिया जाता है। इसकी प्रतिक्रिया में न तो उनका कार्यभार ही कम होता है और न ही कोई अन्य लाभ होता है। नैतिक मूल्यों का कारण, नैतिक मूल्यों का शरण। निर्देशन कार्य करते समय निर्देशन समाज के नैतिक मूल्यों का ध्यान रखता है, किंतु उपभोक्ता जिस समाज में इस निर्देशन का प्रयोग करता है वह है। यदि उपभोक्ता का सामना अनैतिकता का आश्रय लेने वाले प्रतियोगी से होता है तो इस दशा में निर्देशन कार्य के अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होते। अतः गिरता हुआ नैतिक स्तर भी उसमें बहुत बड़ी बाधा है। शिक्षा का गिरता स्तर, डिक्रीजिंग लेवल ऑफ एजुकेशन। वर्तमान परिवेश में शिक्षा का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। विद्यार्थी में ज्ञान प्राप्ति की झलक निरंतर कम होती जा रही है। वह अपने अनुपयुक्त अनुचित रास्तों को अपनाकर श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने का सफल प्रयास करता है। ऐसी परिस्थितियों में कुशल से कुशल निर्देशक भी अपने निर्देशन कार्य की सफलता की गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि ज्ञान के ठोस आधार के बिना यथार्थ सफलता की दीवार खड़ी नहीं हो सकती। निर्देशन की आवश्यकता एवं महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह बहुआयामी प्रक्रिया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह शैक्षिक हो या राजनीतिक, व्यावसायिक हो या कलात्मक, निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान युग अपेक्षाकृत अधिक जटिल है। तकनीकी के निरंतर विकास ने इस जटिलता को और बढ़ा दिया है। जहां एक और तकनीकी विकास ने हमारी सामर्थ्य को बढ़ाकर कार्य प्रणाली को सरल किया है, वही इसी तकनीक के कारण नए नए कौशलों का जन्म भी हुआ है, जिससे निर्देशन की
निर्देशन की आवश्यकता है। नीड एंड इम्पोर्टेंट ऑफ गाइडेंस। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि निर्देशन जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक बहुआयामी प्रक्रिया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह शैक्षिक हो या राजनीतिक, व्यावसायिक हो या कलात्मक, निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान युग अपेक्षाकृत अधिक जटिल है। तकनीकी के निरंतर विकास ने इस जटिलता को और बढ़ा दिया है। जहाँ एक और तकनीकी विकास ने हमारी सामर्थ्य को बढ़ाकर कार्य प्रणाली को सरल किया है, वही इसी तकनीकी के कारण नए नए कौशलों का जन्म भी हुआ है, जिससे निर्देशन की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है। यदि बालक को उसके जन्म से पहले लेकर मृत्यु पर्यंत निर्देशन की आवश्यकता प्रत्येक युग में रही है, तथापि जटिलताओं के वर्तमान युग में निर्देशन की आवश्यकता ने अपने पांव और अधिक पसार लिए हैं। अतः जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में निर्देशन जल और वायु की तरह अनिवार्य हो गया है। यहाँ पर हम कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्देशन की आवश्यकता पर चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत जीवन में निर्देशन की आवश्यकता। नीड ऑफ गाइडेंस इन पर्सनल लाइफ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना उसका मनुष्य अस्तित्व संभव नहीं है। वह समाज में रहते हुए जीवन के प्रत्येक पग पर दूसरों से सीखता है। अपने नैतिक जीवन में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिससे वह दूसरों की सहायता से न सीखता हो। धीरे धीरे वह इन कार्यों का अभ्यस्त हो जाता है तथा स्वयं ही इन कार्यों को उनके करने में सक्षम हो जाता है। चूँकि जीवन की परिस्थितियाँ निरंतर बदलती रहती हैं, अतः उसे समायोजन हेतु नए नए कार्यों को सीखना पड़ता है। अतः जीवन पर्यंत व्यक्तिगत कार्यों को करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत जीवन में निर्देशन की आवश्यकता मुख्यतः निम्न कारणों से पड़ती है। व्यक्तिगत क्षमताओं के विकास हेतु। फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल स्किल्स। कोई भी व्यक्ति स्वयं में पूर्ण नहीं है, किंतु पूर्ण होने के प्रयास में वह अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं को निरंतर विकसित करता रहता है। संभवतः प्रकृति ने निरंतर श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जीव में इस तरह की अपेक्षा को जन्म दिया होगा। किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास निर्देशन के बिना संभव नहीं है। यदि हमें बालपन में माता की उंगली का सहारा न मिला होता तो शायद हम अभी तक सीधे खड़े भी नहीं सीख पाए होते। निर्देशन का यह पहला चरण हमारी प्रकृति और क्षमताओं को समझते हुए जिस प्रकार हमारा विकास करता है, निर्देशन की वह प्रक्रिया हमारे संपूर्ण जीवन में हमारी व्यक्तिगत क्षमताओं को विकसित करती रहती है। इस विषय में हम भीतर के पृष्ठों में और अधिक चर्चा करेंगे। पारिवारिक जीवन में आवश्यक। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी परिवार का अंग आवश्यक होता है। परिवार में माता पिता, भाई बहन तथा अन्य संबंधियों के साथ अपने संबंध बनाए रखना एवं परिवार के लिए उपयोगी होना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। माता पिता के कुशल निर्देशन में बालक परिवार की व्यवस्थाओं को ठीक से समझ जाता है। पारिवारिक जीवन में स्वयं को स्थापित करने के लिए निर्देशन की अत्यधिक आवश्यकता है। किशोरावस्था का सामना करने के लिए स्टैनले होल्ड जैसे मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को संवेग और तूफान की अवस्था कहा है। इस अवस्था में बालक युवावस्था की ओर कदम बढ़ा रहा होता है। उसके भीतर बहुत तेजी से शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन आ रहे होते हैं। शारीरिक मानसिक बदलती हुई सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में बालक इन परिवर्तनों में डूब जाता है।
उपयुक्त निर्देशन के अभाव में इस अवस्था का पालक अप्रत्याशित निर्णय ले सकता है जो उसके जीवन और समाज दोनों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अतः किशोरावस्था में निर्देशन अति आवश्यक है। शिक्षा मनुष्य को पशुओं से अलग करती है। संस्कृत में कहा गया है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ भीषण है। किंतु न तो प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य प्रकार की विद्या प्राप्त कर सकता है और न ही ऐसा हो सकता है कि कोई भी विद्यार्थी किसी भी विषय का चयन कर ले और सफल हो जाए। आज देश में हम बेरोजगारी की जो भारी भीड़ देख रहे हैं उसका एक महत्वपूर्ण कारण अपनी रुचि योग्यता और क्षमता को जाने बिना किसी भी विषय का अध्ययन कर लेना भी है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में विषय चयन से लेकर परीक्षा उत्तीर्ण करने तक प्रत्येक चरण में व्यक्ति को निर्देशन की आवश्यकता अनुभव होती है। उपयुक्त विषयों के चयन हेतु फॉर सिलेक्शन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट। शिक्षा के क्षेत्र में आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि विद्यार्थी को ये समझ में नहीं आता कि वह किन विषयों का चयन करे जिसके द्वारा वह भविष्य में सफल हो सके। आज यद्यपि शिक्षा के क्षेत्र में विषयों की भरमार है लेकिन सबसे बड़ी समस्या उसके उपयुक्त चयन की है। अतः आज विद्यार्थी को उपयुक्त विषयों के चयन हेतु निर्देश की आवश्यकता पड़ती है। कक्षा व्यवहार के लिए फॉर क्लासरूम बिहेवियर। बालक जब से विद्यालय में प्रवेश लेता है तथा जब तक विद्यालय में रहता है वह विभिन्न स्तरों से गुजरता है। प्रत्येक स्तर पर उससे एक विशेष प्रकार की व्यवहार की आशा की जाती है। इस व्यवहार को बालक को सीखना पड़ता है तथा उसके लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। बालक को कक्षा में किस प्रकार का आचरण करना है, उसे अपने गुरुजनों साथियों से किस प्रकार का व्यवहार करना है तथा उसे अपनी कक्षा की भौतिक संपत्ति को किस प्रकार सहेज कर रखना है, ये सब निर्देशन से ही सीखता है। शैक्षिक उपलब्धि बढ़ाने हेतु फॉर द इंक्रीजमेंट ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट। विद्यालय में अलग अलग मानसिक स्तर के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। कभी कभी विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि उसके मानसिक स्तर से मेल नहीं खाती। इसके अनेक कारण हो सकते हैं किंतु इसका प्रमुख कारण उचित निर्देशन का अभाव है। प्राय निर्देशन के अभाव में विद्यार्थी प्राप्त ज्ञान को अभिव्यक्त करने में असफल रहता है जिससे उसकी शैक्षिक उपलब्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उचित प्रकार से दिशा दिया गया निर्देशन बालक की शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाने में सहायक है। विद्यालय की अन्य गतिविधियों हेतु फॉर अदर एक्टिविटीज ऑफ स्कूल। विद्यालय केवल विद्या का मंदिर नहीं अपितु वहाँ अध्यापक के अतिरिक्त अन्य प्रकार की गतिविधियों संपन्न होती हैं। किंतु अभिभावकों तथा विद्यार्थियों की नज़र में इन गतिविधियों का महत्व न होने के कारण विद्यालय के बहुत कम विद्यार्थी इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेते हैं। यदि अध्यापक को एवं विद्यार्थियों को इस प्रकार का निर्देशन प्रदान किया जाए तो न केवल विद्यार्थी की सहभागिता बढ़ेगी अपितु उनका तीव्रतर विकास भी होगा। व्यावसायिक क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता नीड ऑफ गाइडेंस इन वोकेशनल फील्ड। बालक का व्यक्तिगत एवं शैक्षिक जीवन उसके व्यावसायिक जीवन की आधारशिला है। घर और विद्यालय मिलकर बालक को भली भांति जीवन यापन के लिए तैयार करते हैं, तभी वह समाज के लिए उपयोगी नागरिक सिद्ध हो सकता है।